जब से सूर्य उत्तरायण में आए हैं ऐसा लगता है तब से कौतुक और कोलाहल का काल शुरू हो गया भारत की राजनीति में, और वो भी समाज और धर्म की छाया तले। पहले बिहार से रामचरितमानस पर एक विवाद शुरू हुआ, वो उत्तर प्रदेश में आके विद्रूप और ज़्यादा विद्रूप हो गया, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की धृष्टता की गई और नाना प्रकार के कौतुक और कोलाहल सुनाई दिए। उस युद्ध में तमाम राजनेता और उनके चेले चिंटू भी उतरे। वो युद्ध अभी जारी था कि अचानक से संत रैदास जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर संघ को स्वयं स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा, अपने पदाधिकारियों को उतारना पड़ा मैदान में कि भाई जहां जहां संभव हो स्पष्टीकरण करो। लेकिन फिर भी उस टिप्पणी ने कई दर्जन बड़े सवाल बड़े फलक पर खड़े कर दिए। वो टिप्पणी बहुत कम समय में देश के में निचले स्तर तक पहुंच गई। उस पर क्रिया प्रतिक्रिया आने लगी, एक हाहाकारी परिदृश्य बन गया। मोहन राव भागवत ने कहा कि जाति का निर्माण भगवान ने नहीं किया, इसका निर्माण पंडितों ने किया। इस पर हंगामा मचा तो संघ ने इसमें कुछ आंशिक इस परिवर्तन करके एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा कि भाई भागवत जी जब ये बोल रहे थे तो पंडित से उनका आशय ब्राह्मण नहीं, पंडित से आशय था विद्वान, कि कुछ विद्वान शास्त्रीय आधार लेकर, शास्त्रों का आधार लेकर समाज में ऊंच नीच की जो बात करते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं, वो गलत है, वो झूठ है, वो असत्य है। संघ ने फिर ये पोस्चर लिया। लेकिन तीर कमान से निकल जाए तो उसके पीछे आप कितने भी लकीर पीटो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। राजीव गांधी ने कभी कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जब इंदिरा जी की हत्या के बाद देश भर में दंगे हो रहे थे, सिख विरोधी दंगे, उसके बाद कांग्रेस ने उस पर सैकड़ों स्पष्टीकरण जारी किए। लेकिन वो वाक्य आज तक राजीव गांधी की स्मृति से चिपका हुआ है, उसकी चिपकाहट भी रंच मात्र कम नहीं हुई। बिहार चुनाव से पहले आरक्षण के संदर्भ में भागवत जी का बयान, उस पर भी संघ ने दर्जनों स्पष्टीकरण जारी किए थे। लेकिन वो बयान आज भी जस की तस मोहन राव भागवत जी के कुर्ते से चिपका हुआ है। कहीं भी आरक्षण का मसला आता है वो बयान यथावत उद्धृत होता है। वैसे ही मुझे लगता है आज का जो मसला है ये भी यथावत चिपका रहेगा दशकों तक। और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो गया वो ये कि जब सत्ता प्रतिष्ठान के मात्र संगठन के सर्वोच्च पदाधिकारी ने ये माना कि जाति व्यवस्था जो भारत में है ये ब्राह्मणों ने मान लीजिए या पंडित माने विद्वान, वो संघ वाली बात मान लीजिए जो बाद में सफाई आई, उन्होंने बनाई, तो क्या अब इस छद्म जाति व्यवस्था को समाप्त करने का
संवैधानिक तौर पर इसको समाप्त करने की घोषणा मोदी सरकार करेगी तब करना चाहिए। जाति को असंवैधानिक घोषित करिए, अमान्य घोषित कर देंगे, कर दे, झंझट ही खत्म। बाल सती प्रथा के लिए हम ऐसा कानून आया ना, बहुत सारी चीजों इसमें ट्रिपल तलाक पर कानून आया ना, अमान्य कर दिया कानून लाके। वैसे ही जाति को अमान्य क्यों नहीं कर दें कानून लाके? ये लाख टके का सवाल है। एक लाख टके का सवाल और भी खड़ा होता है भागवत जी के बयान के बाद। ब्राह्मणों ने या पंडितों ने जातियां बनाई, ठीक, 4 बन गई वर्ण, लेकिन भारत में तो मेरे ख्याल से 7-8 हजार जाति और उपजातियां हैं। ये किस फैक्ट्री में बनी, इनका निर्माता कौन है, ये भी सवाल है ना। हजारों सवाल हैं, इसीलिए हमको लगा कि आज इस पर बहस कर ले, विद्वानों की राय जान ले। भाई मिश्रा जी, आपसे शुरू करता हूं, हैं? अभी अगर मनोज जी के पास चला जाऊंगा तो ये इतना इस ठंड के मौसम में बहस इतनी गर्म कर देंगे कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं उनके तेवर समझ रहा हूं, इसलिए आपसे बात शुरू करता हूं। बड़ा मासूम सवाल है। मैं झंझट मुक्त अभियान का समर्थक हमेशा रहा, जितना झंझट कटे उतना अच्छा, ठीक। सरसंघ चालक का मतलब जो स्थिति हिंदू धर्म में शंकराचार्य की, क्रिश्चियनिटी में पोप की, ठीक, वही स्थिति बृहत्तर संघ परिवार में सरसंघ चालक की। इससे तो कोई विवाद नहीं कर सकता, जो जानते हैं, ठीक। उनका कहा अंतिम, ठीक। उसी बृहत्तर वैचारिक परिवार के अधीन भाजपा है, ठीक। क्योंकि संघ की जो प्रतिनिधि सभा होती है, आप जानते होंगे, उसमें हर आनुषंगिक संगठन का मुखिया या कार्यकारी मुखिया अपना वार्षिक प्रतिवेदन सरसंघ चालक के समस्त समर्पित करता है। उसमें भाजपा भी जाती है। इसलिए ये तर्क और लोगों को दिया जा सकता है कि भाजपा अलग है, संघ अलग नहीं। मैं तो टेक्निकल फंडा जानता हूं ना। भाजपा को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होता है बाकी संगठनों की तरह, ठीक। तो जब उनने कह दिया तो झंझट काटो, पार्लियामेंट में नहीं चल रही तो चला दो, और सबसे पहले एक शुभ काम करो, सारी जातियों को उसी तरह निरस्त कर दो जैसे देश ने ट्रिपल तलाक निरस्त किया, जैसे देश ने ये बाल विवाह निषेध किया, जैसे देश ने सती प्रथा को निषेध किया। झंझट कटे मिटे सब पीरा। मिश्रा जी बोलो, झंझट कटो, ऐसा फार्मूला कोई नहीं देगा। ये हमारा आपसे प्रेम है कि हमने ऐसी बात बताई। जी जी जी, एक ही झटके में झंझट काटो। नहीं नहीं नहीं, आप कहने ना, एक मिनट भैया, एक मिनट, आप विवेचना नहीं, ना 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 ना, भागवत जी के बोलने के बाद विवेचना नहीं हो सकती। भागवत जी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है क्या महाराज? वो परिवार के सरपरस्त है। नहीं, स्पष्टीकरण से भी बात वही है, सब कुछ आ गया। स्पष्टीकरण ना कुछ नहीं आया भैया, स्पष्टीकरण के बाद भी खटोला वही है। अमिताभ जी, ना ना ना, मैं बताऊं ईमानदार हूं इस मामले में। स्पष्टीकरण के बाद भी खटोला वहीं बिछा है। स्पष्टीकरण में क्या, हम ब्राह्मण हटा दे रहे, पंडित कह दे रहे, आंबेडकर की बात रहेगी। चलो मिश्रा जी, अभी इतनी लंबी बहस, मैंने अभी एक प्रश्न सबसे ले लूं, एक एक प्रश्न, फिर लंबी बहस में जाएंगे। मूल प्रश्न, उन्होंने कहा भागवत जी ने कि पंडितों ने बनाया, ठीक। मैं आंबेडकर का सम्मान भी रख लेता हूं, झंझट में नहीं फंसता हूं। मैं तो झंझट काटने वाले टीम का आदमी हूं, झंझट में फंसाने वाला नहीं। पंडितों ने बनाया, ठीक। गीता एकमात्र ग्रंथ है विश्व का कह रहा हूं मैं, कोई विद्वान मेरी बात को टोकेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, जिसमें फर्स्ट पर्सन में परमात्मा बोला। बाकी किसी ग्रंथ में फर्स्ट पर्सन में नहीं। नो, कुरान में पैगंबर बोलते हैं जो उनके प्रतिनिधि हैं, ठीक। वहां ईसा को लेके कहानियां हैं, बाकी वेद पुराणों में स्तुतियां हैं। उसमें भगवान खुद बोलते हैं कि सुनो अर्जुन, फर्स्ट पर्सन,
उस गीता में फर्स्ट पर्सन में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं समाजवादी पार्टी के उसमें नहीं, आंगन में नहीं कूदूंगा भी कि मैं फिर कृष्ण जी की जात बताऊं, वो भी एक नई कहानी लड़ाई है, वो छोड़ो अभी। उसमें कृष्ण जी कहते हैं, भगवान कृष्ण, कि कर्म और गुणों के आधार पर सृष्टि को 4 वर्णों में सृजित किया है मैंने। अब बताओ किसकी माने, इनकी माने कि उनकी माने? भैया शिशिर चतुर्वेदी जी, गीता माने कि भागवत माने? बताओ। जी बिल्कुल, ये तो लड़ाई हो गई गीता भागवत में है। शिशिर जी, मैं मनोज जी के पास चलता हूं, फिर त्रिपाठी के पास, फिर दोबारा मैं आऊंगा। एक बात और कहूं, मैं तो इस पक्ष का हूं, पहले से अंत तक इसी पक्ष का रहूंगा, तत्काल राजाज्ञा जारी की जाए, तत्काल सारी जातियां खत्म, जाति आधारित पार्टियां संगठन बैन करो, जेल भेजो सबको, जो ठाकुर ब्राह्मण ओबीसी दलित पिछड़ा करे ना, कुछ नहीं, सब खत्म करो, बिल्कुल सफाई करो। भागवत जी भी खुश और हम भी खुश, और देश भी आगे बढ़े 21वीं शताब्दी में। कहां चक्कर में पड़े भैया? ये भागवत और गीता के बीच में लड़ाई का मामला है, ये बड़ा गंभीर हो जाएगा। मनोज जी, सरसंघ चालक की स्थिति बहुत विशिष्ट होती है, दूसरी पार्टियों के लोग उसको समझ ही नहीं सकते। पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला नहीं है सरसंघ चालक का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तूतू मेमे के दायरे में आते हैं, धोती कुर्ता फटवाने और फाड़ने के दायरे में भी आते हैं। क्या सरसंघ चालक को इस परिवार में उससे ऊपर माना जाता है? मैंने इसीलिए तो बताया शंकराचार्य और पोप कि जो कह दिया वो अंतिम। अब जब भागवत जी ने कह दिया कि ये सब झूठ है, तो झूठ खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मनोज जी, आपकी पार्टी और आपकी राय क्या है? विवेक सिंह जी, जब भागवत जी ने अपना वक्तव्य जारी कर दिया तो उनका वक्तव्य संघ परिवार में, बृहत्तर संघ परिवार में, जिसके अधीन सरकार में जो पार्टी है वो भी है, उसी तंबू के नीचे आदेश होता है, निर्देश होता है, मार्गदर्शन होता है, ठीक? तो ये उचित समय नहीं है कि झंझट में पड़े बिना नरेंद्र मोदी जी को ये सलाह दी जाए संघ के द्वारा कि भैया आप सारी जातियों का उन्मूलन करिए, जाति कोई लिख नहीं सकता, संवैधानिक तौर पर ये जनजागरण चलाने का काम नहीं, इसके मैं कभी पक्ष में नहीं रहा। अगर भागवत जी ऐसा मानते हैं तो एक राजाज्ञा जारी करें, जैसे ट्रिपल तलाक के लिए हुआ, जिसे बाल विवाह को रोकने के लिए हुआ, सती प्रथा को रोकने के लिए हुआ। विवेक सिंह जी, पंडित ने बनाई, ब्राह्मण ने बनाई, छोड़ो इस बहस को, गलत है ना आपके हिसाब से, तो कैंसिल कराओ, तुरंत दान महाकल्याण। विवेक सिंह जी, बिल्कुल ठीक, कुछ ब्राह्मण, ठीक है, दोबारा में आते दोबारा में आते आपके पास। त्रिपाठी भाई, एक बात और कहूं, एक श्लोक शास्त्र में आता है जिसमें वो बताते हैं कि भाई ऋषि कि ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय हृदय, वैश्य उदर, और उदर से नीचे का जो शरीर है वो शूद्र। ये भी फिर ध्यान रखना होगा विवेक सिंह जी, कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा, इसीलिए कहते बन के छत्ते मात्र न डालो। ये सब काम बाद में फंसा देते, अब इसमें कहां तक बौद्धिक बहस होगी बताइए? और हम तो कह रहे, मान लीजिए सारी, त्रिपाठी जी, क्या कांग्रेस ये मांग करेगी कि जातियों का चक्कर ही खत्म करो, ना आयोग रहे, ना आयोग में सदस्य बनाने पड़े, ना उन्हें गाड़ी घोड़ा का लफड़ा हो, ना दुनिया का, भारत की 50% समस्याएं तो एक राजाज्ञा से निपट जाएंगे? कोई जाति नहीं, मनोज सिर्फ मनोज रहेंगे, अमिताभ सिर्फ अमिताभ रहेंगे, केवी सिर्फ केवी रहेंगे, ये कानून हो जाए। जनजागरण नहीं, जनजागरण का मतलब फर्जीवाड़ा एनजीओ टाइप की बात, उसका कोई अर्थ नहीं होता। क्या जनजागरण जिस शब्द में लग जाए समझ लो वो काम नहीं करना है, इसलिए उसके पीछे जनजागरण लगा दिया। क्या जागरण कहां होता है इस देश में? ना त्रिपाठी जी, एक बात तो मैं ये कह दूं
इस देश में कोई बड़ा नेता माई का लाल ऐसा नहीं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो अडानियों के, बहुवचन अडानियों के जहाज से नहीं घूमता हो। कोई माई का लाल ऐसा नहीं। किसी का अडानी लाल कपड़ा पहने मिल जाएगा, किसी का पीला, लेकिन है सबके पास अडानी। मेरी तो बुराई है कि लोग करते हैं बहुत ज्यादा खराब बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई है मित्र। किसके घर में अपने पैसा से जहाज खरीदा कौन? सत्यनारायण कथा में जाएगा आदमी केबी त्रिपाठी के यहां तो भी प्राइवेट विमान से जाता है। खरीदा है क्या? साइकिल है क्या? नहीं ना। शिशिर जी के यहां भागवत में जाएगा तो जहाज बस जाएगा। गलत कह रहा हूं क्या? ये जहाज टेम्पू है। इन सब बातों में कहां चक्कर में पड़े हो यार? अडानी फलाना ढिकाना सब कुछ नहीं रखा। सब मैं सब वही खा रहा हूं भैया। आपके नेता घर में जहाज खरीदे हैं? अरे कुर्ते की धुलाई जितनी है उतनी तो कमाई नहीं, जहाज में घूम रहे हो। ये कलफ कहां से लग रहा है कुर्ते में? छोड़ो, आज विषयांतर नहीं करो भाई। देखो त्रिपाठी जी ना, आज मैं इसी विषय पर रहूंगा। विवेक सिंह जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आचरण आप में नैतिक शक्ति देता है, ठीक? राजनेताओं का कहा बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण क्यों नहीं रह गया देश में? क्योंकि वो जानते हैं कि खुद जहाज में घूम रहे हैं, हमसे कह रहे कि फाका करो, तो वो जानते हैं कि तो खुद ही गलत बोल रहे हैं, ठीक? रज्जू भैया को छोड़ दें तो संघ की कमान संभालने वाले जितने लोग हुए, संस्थापक हेगडेवार जी से लेके आज तक, उसमें किस चतुष्वर्ण, किस 7,000 8,000 जातियों का कहां सामाजिक न्याय, कहां सामाजिक प्रतिनिधित्व रहा? विवेक सिंह जी, रज्जू भैया को छोड़ दीजिए, वो कारण भी हम बाद में कभी बताएंगे, आज मैं डिटेल नहीं करूंगा क्यों बने थे, छोड़िए। विवेक सिंह जी, तो ये कोई जात आज तो आई नहीं कि आज कल रात में जात पैदा हुई थी तो आज बयान जारी करना जरूरी था? नहीं। विवेक सिंह जी, अब ये सवाल तो लोग उठाएंगे। मुझसे लोगों ने पूछा, कहा कि अमिताभ जी ये बात भी पूछिएगा, उस कुर्सी पर कोई दूसरा बैठा ही नहीं दूसरे वर्ण का। भाई देखो, मैंने विवेक जी ना 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 ना, अगर ब्राह्मण को कहा पंडित के माने ब्राह्मण है, ब्राह्मण, तो भी गलत, और अगर पंडित का माने विद्वान है तो भी गलत। अरे क्या विद्वान गलत है क्या? विद्वान होना गलत है? विद्वान है तो दुनिया टिकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लांछित क्यों करो भाई? अमा विद्वान भी नहीं कहा, ब्राह्मण भी नहीं कहा, तो क्या कहा? फिर ननकू रजाक बोले थे क्या? छोड़ो महाराज, ठीक 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 ठीक। राजीव गांधी कांग्रेस से पूछो जाके, आज तक अकेले में रोते हैं। राजीव गांधी ने एक लाइन बोल दी थी, इंदिरा जी की मृत्यु विशेष परिस्थिति थी, देश में दंगा हो रहा था, उन्होंने कह दिया भाई बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है। कोई बहुत गलत बात भी नहीं की, धरती हिलती है क्या? आज तक भुगत रहे हैं, पूछो जाके कांग्रेस से। क्या उन्होंने भी 40 खंडन जारी किए थे बाद में कि मेरा मतलब ये है, उसके क्या मतलब? आर.के. मिश्रा जी, सारा विवाद खत्म हो जाए, न इनके पास बोलने कुछ बचेगा, मनोज की पार्टी के, न कांग्रेस, न जनता दल, न लोकदल, किसी के पास। फॉरवर्ड ब्लॉक भी चुप हो जाएगी। बवाल काटो ना, काय को झंझट कर रहे हो? कह दो आज से जात खत्म, रात 12 बजे से 8 बजे अनाउंस करा दो, रात 12 बजे तक जात खेल लो, जात 12:01 में जात खेला, एनएसए लगाओ, अंदर करो, झंझट खत्म, बुलडोजर चलाओ उसके घर पे। मैं एक तथ्य स्पष्ट कर दूं, सबके लिए लेवल प्लेइंग बराबर रहे फील्ड। जाति, मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हूं। जातिगत जनगणना और जाति से जुड़े दूसरे मसले तब तक मेरी दृष्टि में उचित हैं, उनको उठाए जाने का हक सबको हासिल है, जब तक जाति संविधान में मौजूद है। जात संविधान में मौजूद है भाई, हटा दीजिए, हम वही तो कह रहे, हटा दीजिए। फिर मनोज यादव ऐसी बात कहेंगे तो मैं कहूंगा इनको जेल भेजो। आज इनको हक है, संविधान में है जात। एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है क्या? रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं है क्या? है ना? सबके अधिकार हैं, संविधान में नहीं थे। तो जब अधिकार है तो बात उठाने में क्या बुराई भैया मिश्रा जी? ये बताओ। नहीं, मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में हूं ना, मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में हूं।
भैया आज इसका देखो भी झंडा बुलंद मिश्रा करने जी, की बात कर रहे मैं हैं, तो क्या ये जातिगत जाति- जनगणना के पक्ष में हूं। जब जात है तो गिनने में क्या बुराई? सारा काम जात पे हो रहा, मंत्री जात पर, मुख्यमंत्री जात पर, सारे लोग जात पर, नेता जात पर, अभिनेता जात पर, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, सब तो जातवादी जात पर खेल रहे हो हैं। अगर जात गिनना नहीं, तुम्हें मेरी कसम गिनोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों भाई, मैं तो कह रहा सबसे पहले गिनो, सब काम छोड़ के। क्या या खत्म कर दो जात? ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल। या तो जातिगत जनगणना देश में हो या एक राजआज्ञा जारी कर दीजिए। त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कहा, ठीक बात है। नहीं, डबल इंजन की सरकार है, हो जाएगा। नहीं, इंजन कितने भी लगा लो, नहीं, मैं तो तो फिर- कह रहा हूं कोई एक काम नहीं, तो तो फिर करो। तो- शिशिर जी, एक मेरा प्रश्न है, जी जब जात संविधान में है, जात हमारे मन में है, जात हमारे मुंह में है, जात हमारे दिमाग में है, जात हमारे हर काम में है, लफाजी नहीं, सच्चाई है, ठीक? बिल्कुल सही है। तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं कह रहा हूं मैं, क्यों नहीं होनी चाहिए भैया? जी। जब सारा देखिए- कुछ देश का उसी पर टिका है, कितने मंत्री बनेंगे किस जात के, इसी से तय हो रहा है। कौन एमएलए लड़ेगा, कौन एमपी लड़ेगा, जात देख के तय हो रहा है। तो जात की गिनती क्यों नहीं? मतलब अंधेरे में खेलना चाहते हो? जातियों के साथ तो न्याय करो, फिर गिनती हो जाए, कम से कम उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, अपनी बात कह सकेंगे पार्टियों में जाकर, योजनाओं में जाकर। अभी जातियों में भी 10-5 जातियां सारा कुछ लपेटे हुए हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह, जो बात मोहन राव भागवत ने कही उसी के संदर्भ में एक बड़ा सवाल रखता हूं, बड़े फलक पर। हम उनकी बात मान लेते हैं, चाहे बामन कहो और चाहे विद्वान पंडित जो आम्बेडकर कह रहे हैं, कुछ भी मान लो, लड़ाई की जरूरत नहीं, कुछ भी मान लो, मैं दोनों में अपनी बात सिद्ध कर दूंगा, दोनों में अपना तर्क सिद्ध कर दूंगा। उन्होंने 2 मूर्तियां गढ़ी इस देश के मन पर। गंभीरता सुनिएगा, बड़ी गंभीर बात है, हैं? गूगल मामला नहीं है। जी सर। एक मूर्ति गढ़ी दशरथ नंदन राम की और दूसरी मूर्ति गढ़ी योगेश्वर कृष्ण की, ठीक? अगर वो इतने ही कपटी थे कि सब घाल में घल्लू घारा कर गए देश में, तो एक जन प्रचलित जो जनश्रुतियां हैं शास्त्रोक्त, वो बताती एक ठाकुर छत्री और एक, आज की भाषा में कहूं तो ओबीसी, है ना? मान लीजिए जब उन्हीं को निर्माण करना था तो ब्राह्मण क्यों नहीं कर लेते? उनकी सेवा में, अर्चना में, पूजा में ब्राह्मण लगे। भैया विवेक सिंह जी, ये बात मोहन राव भागवत जी को स्मरण है कि नहीं? उन्होंने कहा दोनों बातें मान लो, विद्वान मान लो तो भगवान की पूजा अर्चना में ऋषि लगे, उन्होंने ही मंत्र लिखे। कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण किसने बताया? संतों ने बताया, विद्वानों ने। जी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और विष्णु का अवतार किसने बताया? विद्वानों ने। या ब्राह्मण मान लो या विद्वान, दोनों बातें ठीक है। ये बात नहीं समझ में आई? मनोज जी के पास चलूंगा एक बात कह के। अभी बात आई कि भाई जातिगत जनगणना की याद अभी क्यों आई, ठीक? जी मैं इस पर नहीं नहीं, आप दोबारा मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। मैं इसके प्रति पलट के एक समानांतर प्रश्न रखता हूं। जातिगत जनगणना का तो इतिहास ही 1931 का है, अभी 100 साल भी नहीं हुए, ठीक? ठीक है ना? जाति तो हजारों साल की है। उसका मसला आज क्यों याद आया रैदास जयंती पर कि किसने जात व्यवस्था पैदा की? उसके लिए ब्राह्मण दोषी है कि विद्वान दोषी है? ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है ना, ये तनाव पैदा करती है। ये बात मैं आर.के. मिश्रा जी, ये बात बड़ी व्यवहारिक है और नैतिक है। या तो खत्म कर दो, शिशिर जी रुकिए, या तो खत्म कर दो जात कानूनन, जन जागरण से नहीं। जन जागरण के मैं सख्त खिलाफ फिर दोहरा दूं, संविधान में परिवर्तन कर दीजिए। क्या ये सारे आयोग खत्म, सारी कमेटियां खत्म, सारे किस्म के आरक्षण खत्म, जाति लिखना दंडनीय कर दीजिए, ये तो ये कर दीजिए। नहीं तो फिर भ्रम खत्म होना चाहिए। कौन सी जात की कितनी भारत में हिस्सेदारी है ये पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? इसमें क्या गोपनीय है? मिश्रा जी, 2 में से 2 रास्ते हैं।
भाजपा किसको पसंद करती है, या वो तीसरा रास्ता करेगी कि ना इलू इलू चलने दो। अच्छा, हम कह रहे हैं वो पार्टियां बहुत खराब हैं। मैं तो खराब नहीं हूं, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया भैया। उनकी बात छोड़ो, हमारी बात सुनो, देश की छोड़ो। पार्टी सपा कह रही उसकी बात मत सुनो। उनने अयोध्या में गोली चलाई इसलिए उनकी बात ना सुनो। सब संतुष्ट, चलो हमारी तो सुनो। ये व्यवहारिक बात है, न्यायोचित बात है। या तो जात खत्म करो या जात की गिनती करो। सामाजिक समरसता कैसे बनेगी? एक मिनट चुटीली बात पूछ लूं। देखो, अल्पज्ञानी आप मौर्य के लिए कह रहे हो, ठीक बात। मोहन राव भागवत के बयान पर अगर सबसे ज्यादा डिस्को डांस आह्लादित कोई हुआ है, बल्ले बल्ले भांगड़ा पाया जिसने, वो स्वामी प्रसाद मौर्य है। ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो भांगड़ा रुक ही नहीं रहा, धुआंधार भांगड़ा किए जा रहे हैं तब से, और सबको करे आ जाओ। अब तो कह दिया बाबा ने, अब बोलो। आप बिल्कुल सही नहीं, कह रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो ऐसा आपने कहा जो स्वामी प्रसाद, जिनको आप कल तक बता रहे थे कि इनसे ज्यादा गड़बड़ कोई आदमी नहीं मौर्य से, क्या, और इन पे एनएसए लगा देंगे, वो तो आप ताल ठोक रहे हैं। ऐसी कौन सी गोली खिला दी भैया मिश्रा जी? देखिए, इस तरह के जो बयान है उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण भी दे दिया है। वो खुशबू कह रहे हैं कि मैं आभारी हूं भागवत जी का। वो कह रहे हैं कि मेरी बात ही तो भागवत जी ने कही। अब मौर्य भी भागवत जी के पीछे खड़े हो गए। बताइए, अब तो हो गया गजब। जब बांट दिया ना, तो अब गिनती तो कर दो। अच्छा, हम कह रहे किन्हीं काले चोर ने बांटा समाज को, छोड़ो यार उस बहस में, अब गिनती तो कर दो। अरे भाई, चाचा के कितने लड़के, फूफा कितने लड़के, मौसी से मौसा कितने लड़के, ये गिनती करने में कोई बुराई है? कोई सब इस देश के नागरिक कोई बुराई नहीं है। आपको जो मौर्य पर मुझे कहना था, मैं 2 दिन कह चुका। अब मौर्य छोड़ो, आज मौर्य में सिर्फ इतनी बात बचती है रोचक कि वो भागवत जी की तारीफ में खड़े पीछे करे कि हमारे गुरु मोहन भागवत टाइप का मामला है। आज गदगद है बिल्कुल, बम बम। वो समझने की बात है। बाकी मानस पर उनने क्या कहा मैं कह चुका और उसका जवाब नहीं आया। ठीक, मैं कबीर और रहीम के तमाम उदाहरण दे सकता हूं जो तुलसी से ज्यादा समस्या पैदा करेंगे, लेकिन उनके उदाहरण आप नहीं दोगे। मौर्य कितने पढ़े लिखे हैं बताओ? मौर्य जी कोई मतलब भारत के बौद्धिक प्रतिभा के प्रतीक तो नहीं। वो नेता बड़े हो सकते हैं, ऐसा तो किसी ने भी ऐसी गलती नहीं की कहा कि नहीं मौर्य जी भारत की अब तक की समूची मेधा के मूर्तिमान स्वरूप है, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा। ये किसी ने बोला नहीं ना। कामगार आदमी है, लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, अपना चुनाव हार गए, आगे जीत भी सकते, इतनी बात है उनका बायोडेटा। बहन जी के यहां थे, बड़ी श्रद्धा से उनका पांव छूते थे, अच्छी बात है। और क्या बायोडेटा है जो उन पे बहस करें? वो तुलसी, रहीम और कबीर की टक्कर के हैं क्या? ऐसा नहीं करो महाराज, छोड़ दो इशू। भैया शिशिर जी, 2 बातें हैं, या तो जाति खत्म कर दो आज रात में 8 बजे, क्या होगा सो देखा जाएगा। क्या जब नोट बंद कर दिया उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ये देश उतना मजबूत है, तो जात बंद करने में क्या होगा? मनोज यादव चिल्लाने दीजिए, क्या बंद कर दीजिए। जाति का इस्तेमाल सुन लो भैया, या जात की गिनती हो जाए। नहीं, अब किसने बनाई जात, इस रहस्य का मान लीजिए इसमें अब शोध हो भी जाए और नासा की भी मदद ले लो जाके, तो उससे कुछ हासिल तो होना नहीं। और ये आप कोई खोज नहीं सकता कि 7,000 8,000 जातियां कहां से आई। क्या ऐसा कौन है माइकलाल जो 8,000 जाति बना गया? 4 मान ली, उनमें ये 8,000 कहां से आई? शिशिर जी, त्रिपाठी जी, केपी त्रिपाठी, ठीक है, चतुर्वेदी जी, ठीक है, केपी त्रिपाठी जी, लास्ट वो 2 ऑप्शन उभर कर सामने आए और मुझे लगता है यही देश की एक आम धारा राय भी है। कुछ लोग हमेशा नान्यापन था, मुंडे मतर भिन्ना रहते हैं, लेकिन सामान्य आप जनमत संग्रह भी कराओ तो इन्हीं 2 मुद्दों पर देश राय देगा। वो कहेगा या तो सब खत्म कर दो या फिर ईमानदारी से लिखत पढ़त में रखो। क्या जिसकी जो मन आए वैसा काम नहीं चले। इस बात से सहमत है? इस बहस के अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा, या तो जाति का
सच स्वीकार करिए और करना चाहिए। अगर आप उसको समाप्त करने का साहस नहीं रखते, संवैधानिक तौर पर लिखत पढ़त में कानूनन ऐसा साहस नहीं रखता भारत, तो भारत को जाति के सच को स्वीकार करना चाहिए। क्या यह सच नहीं विवेक सिंह जी कि आप अपना धर्म बदल सकते हो, जात नहीं बदल सकते? क्या जात का कितनी डीप रूटेड है ये इस बात से नहीं पता लगता? क्या यह सच नहीं, क्या यह सच नहीं कि कोई संस्था हो देश की राजनीति से जुड़ी सीधे या इनडायरेक्टली, उसके यहां सारे फैसले की पहली कसौटी जात होती है? क्या यह सच नहीं कि चाहे आर के मिश्रा जी की पार्टी हो, चाहे मनोज की पार्टी हो, चाहे बीके त्रिपाठी जी की पार्टी हो, जब इंटरव्यू होता है कैंडिडेट का चुनाव के लिए तो सबसे पहले पूछा जाता भाई तुम्हारी जात का आदमी कितना है, बाप वोट कितना है? क्या सच नहीं है? टीवी पे नहीं मानेंगे लेकिन सच यही है। क्या ये सच नहीं कि मंत्रियों की जात बताई जाती है? क्या ये सच नहीं अधिकारियों की जात प्रचारित की जाती है? क्या सच नहीं? तो जब देश में सब कुछ जात पर ही हो रहा है मेरे भाई, तो जात की गिनती कराने में क्या बुराई? यह भाजपा को देखना होगा। मोहन राव भागवत का यह बयान उनके लिए शुभंकर है या संकट का कारण है, देखना होगा। जो बात त्रिपाठी जी कह रहे थे कि नहीं अडानी का मुद्दा हटाने के लिए फलाना, देखिए कोई मुद्दा किसी के हटाने से नहीं हटता, ये जान लीजिए पहली बात। ठीक, ये हम लोगों को भ्रम रहता है कि हमने 2 दिन टाल दिया, मुद्दा हमेशा जीवित रहता है। क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इस बयान का नुकसान हो जाए और हो सकता है फायदा हो जाए, लेकिन मुझे अभी फायदे की गुंजाइश दिख नहीं रही। भाजपा इसमें है, लोग भाजपा को कसौटी पर कसेंगे कि अगर आपको लगता है कि सरसंघ चालक ऐसा कह रहे हैं तो खत्म कर दीजिए जात। क्या जात खत्म करने का साहस है? जाति खत्म करने का मतलब होगा आरक्षण का समाप्त हो जाना। कर सकते हैं? कर नोट बंद करना सरल है मित्र, जात का नहीं। बहुत संकट हो जाएगा, बहुत संकट हो जाएगा। और कर सकते हैं तो इतिहास रच दीजिए, भगवान भला करे। लेकिन मेरी समझ कहती हो नहीं पाएगा ना। एक बार आरक्षण के पेड़ को एक पत्ता, पूरा पेड़ नहीं, एक पत्ता गलती से भागवत जी ने तोड़ लिया था, हिला दिया था, तोड़ा भी नहीं था बिहार चुनाव से पहले। क्या हुआ नतीजा? और जब पूरा पेड़ उखाड़ोगे तब क्या होगा? भला करेंगे राम बोलना भी मुश्किल हो जाएगा तब तो। ये सच है। तो रास्ता क्या बचता है? जाति की व्यवस्था को पारदर्शी बनाइए। अभी जाति की व्यवस्था पारदर्शी नहीं। हो सकता है एक जाति को ज्यादा लाभ मिल रहा हो आरक्षण का, दूसरी जाति आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व उसको कम हो, क्योंकि उसकी संख्या ही लोगों ने प्रचारित कर दी, कह रहे ये तो 2-4% है। वो पता लगा लिखत पढ़त में 10% निकले, तब ऐसा क्यों नहीं करते फिर? और आधे राजनेता कहूंगा मैं, मान लीजिए भागवत जी को, पूरा न सही, ठीक, इन सब चीजों से दूर हटना चाहिए। क्या जरूरत थी? ये विषय सामाजिक लोगों के अध्ययन के लिए छोड़िए ना। पंडित के लिए कहा तो भी अच्छा नहीं और ब्राह्मण के लिए कहा तो भी अच्छा नहीं। मुझे बताइए, इस देश में सब में श्रेष्ठता और उसकी बात नहीं कर रहा किसी की, लेकिन इस देश की बहुलतावादी जो धारा है उसकी बात कहूं। विश्वामित्र भगवान राम के गुरु ब्राह्मण नहीं थे वर्ण से,
देश ने सिर माथे रखा ना। मैंने 2 उदाहरण दिए और पता नहीं कितने लोगों को पता है कि जो लोग धर्म की व्याख्या करने उतर आते हैं मैदान में, बहुत अच्छी बात एक आई है समझ में। राम और कृष्ण 2 मूर्तियां देश के हृदय पटल पर स्थापित की ऋषियों ने, ठीक। मोहन राव भागवत जी की भाषा में पंडितों ने, ठीक। उन दोनों का रंग श्यामल क्यों रखा? बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, श्यामल क्यों रखा? जबकि हमारे यहां श्लोक था, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गौर वर्ण, सफेद रंग हमेशा से सुहाता है, लुभाता है। विवेक जी कभी बताइएगा संघ में, इसलिए रखा क्योंकि इस जगत में 2 ही चीजें निस्सीम हैं, समुद्र और आकाश, और समुद्र और आकाश दोनों का रंग श्यामल है। इसलिए हमने कहा कि राम और कृष्ण हमारे लिए अनंत हैं, इसलिए उनका रंग श्यामल दिया। गेहुआ नहीं दिया, काला भी नहीं दिया। वो गाना बन गया होगा कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, काला नहीं, कृष्ण श्यामल हैं दोनों। क्यों? इसलिए उस मेधा को आप कहते हो कि ये कहने की कोशिश करना चाहते हैं कि पंडितों ने गुलगोबर कर दिया। कभी टकराव नहीं था। राजाओं के गुरु ब्राह्मण हुए अधिकांश, ठीक है, गैर ब्राह्मण भी हुए। मैं नाम लेके उदाहरण दे सकता हूं। उनके इस्तकबाल के लिए भी राजा उठ के गेट पर आते थे। क्या जब विश्वामित्र आए तो क्या दशरथ ने यह कहा कि नहीं अंदर भेज दो, बुलाओ, पेश करो सामने? ऐसा तो नहीं कहा ना। जब आके दरबान ने कहा कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा द्वार पर, मैं जाऊंगा, चरण पखारूंगा। तो ठाकुर थे तब, पंडितों ने गुलगोबर कैसे कर दिया भैया? वाणी का संयम बहुत जरूरी है, कोई हो। और ये संवेदनशील इशू मुद्दे हैं। वो मुद्दा अलग है स्वामी मौर्य का रामचरितमानस वाला। मौर्य जी कोई विद्वान व्यक्ति नहीं मानस पर, अधिकारी विद्वान तो नहीं मानस पर, उन पर क्यों बहस करूंगा? उन पर मैं किसी अध्येता कोई कुछ बोलेगा तो सोचूंगा कि उसने बोला है तो इसका मतलब कुछ बात होगी। मौर्य जी कभी कुछ बोल देंगे, उनका क्या है, जो जैसी पार्टी होगी वैसे बयान दे देंगे। उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। और का रहीम हरि को घटो जो भृगुमारी लात, क्या रामचरितमानस इतनी छोटी पुस्तक है कि मौर्य जी के बोलने से उसका महत्व घट जाएगा? अरे जाने कितने मौर्य आए, काल के प्रवाह में वो बह गए, रामचरितमानस वही है जहां थी। मुलायम सिंह जी भी पढ़ते थे रामचरितमानस। उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता ना मित्र। इस देश में मूल डीएनए सबका एक है ना। बंगाल में काली पूजा से कौन विरोध कर सकता है? कोई नहीं। वहां के रक्त में काली है। प्रणब दादा राष्ट्रपति थे, फिर भी 9 दिन गांव में जाते थे, गैर सिला हुआ वस्त्र पहन के पूजा करते थे। ये अच्छी बात है। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म विरोधी नहीं। और जिनकी बात से धर्म विरोध की बू आती है वो लोग इस देश में कभी सरवाइव नहीं किए। मेरी बात लिख के रख लेना, नहीं कर सकते। धर्म के प्रति सम्मान रखिए, सबके धर्म के प्रति। साथ में यह भी जरूरी है, केवल अपने नहीं, सबके धर्म के प्रति सम्मान रखिए। एक बात आई कि शायद शिशिर जी ने कहा कि केवल हिंदुओं में जनगणना होगी जाति की। बड़ा सवाल है। उन्होंने मुसलमानों का सवाल किया। जैसे हिंदुओं की तमाम जातियां ये मांग कर रही हैं कि हमारी गिनती कराओ, मुसलमानों में जब ये मांग इस स्तर तक आ जाएगी तो सोचेंगे। अभी तो किसी ने कहा नहीं, न क्रिश्चियनिटी ने कहा, इसलिए वो प्रश्न यहां नहीं लागू होता। उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात जो शायद मनोज जी ने कही थी वो ठीक है। संविधान सभा में हमने क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को, दोनों को रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखा, जस्ट बिकॉज ऑफ
क्योंकि हमने माना, यानी भारत ने माना कि आपके यहां जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ, इसलिए आरक्षण दिया था। इसलिए थोड़े दिया था कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, पढ़ा कौन है, अनपढ़ कौन है, ना। भारत ने उस बात का वचन दिया कि जो लोग हजारों साल तक समाज की मुख्य धारा से बाहर रहे, उनके लिए भारत यह व्यवस्था करेगा। जिसको आरक्षण कहा हमने, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। कोई भाई पिछड़ जाए तो पीछे से उसका हाथ नहीं पकड़ा जाना चाहिए क्या? पकड़ा जाना चाहिए। और अगर हम ये कहते हैं कि भारत मां की संतान है, कहते हैं ना भैया आर के मिश्रा जी कि पृथ्वी हमारी माता है, मैं पुत्र हूं, संस्कृत में ऋग्वेद का सूत्र वो है सूक्त, तो फिर तो सब भाई हुए ना। जो पिछड़े हैं, जो छूट गए, जिनकी झोपड़ी तक रोशनी नहीं पहुंची। मैं उस बहस में भी नहीं जाना चाहता, मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जब ब्राह्मण ऋषियों के आश्रम में सब वर्णों के बच्चे पढ़े। संदीपन के आश्रम में कृष्ण पढ़ रहे थे कि नहीं? कि केवल सुदामा की एंट्री थी? नहीं ना, कृष्ण की भी थी ना। तब तो क्लास फेल हुए दोनों। संदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण और विप्र सुदामा दोनों एक साथ पढ़े कि नहीं पढ़े? संदीपन ऋषि की पत्नी ने दोनों को खाना बना खिलाया कि नहीं? एक ही बिछौने पर सोए कि नहीं? इतना तो एकता आज नहीं है जितनी उस वक्त थी। किसी बात कर रहे हो सब लोग? लड़ाई लगाने वाली बात कर रहे हो? यह बात बोलनी चाहिए थी उतने बड़े कद के लोगों को, भागवत जी जैसे कद के बड़े लोगों को। तो देश में एक मैसेज जाए कि सब कुछ खराब नहीं है, सब कुछ टकराव नहीं है, सद्भाव भी देश देश की पूंजी रही है। विवेक जी, और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, ऐसे सवाल उठाएंगे तो उन सवालों, उस एक सवाल के गर्व से जो 1000 सवाल पैदा होंगे, उनके जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 8000 जातियां कहां से आई, सवाल उठेगा और उठता रहेगा फिर। और सरल भाषा में जो सबको समझ आए वो ये, जाति प्रथा गलत है, रद्द करिए, कैंसिल करिए, ठीक। जाति प्रथा ठीक है, गिनती करके बता दीजिए, झंझट खत्म। संकट कटे, मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का नाम लीजिए मिश्रा जी और कर दीजिए श्री गणेश, इतिहास में नाम आएगा। दोनों में से कुछ भी कर देंगे तो इतिहास में नाम आएगा। लिख लीजिए मेरी बात, चाहे इधर वाला कर दो चाहे उधर वाला कर दो। इधर वाले में जोखिम बहुत है, पृथ्वी हिलेगी, प्रकंपित हो जाएगी, समुद्र में तूफान आ जाएगा, ज्वार भाटा आ जाएगा, मैं जान नहीं सकता कि क्या हुआ। दूसरे में कुछ नहीं होगा, गिनती हो जाएगी, ना दूसरों को परेशानी, ना जिनकी गिनती हो जाएगी वो खुश हो जाएंगे, दूसरों को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए उससे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? इतना कर दो, ठीक है। जोखिम का रास्ता पसंद है, एडवेंचर करना है तो पहला वाला रास्ता चुन लो। शांति और सद्भाव के रास्ते चलना है तो जातिगत जनगणना जो है, जाति आधारित जनगणना, उसके लिए देश स्वीकृति दे, सरकार स्वीकृति दे, झंझट खत्म। बिहार करा रहा है ना, क्या समस्या क्या इसमें? कोई भारत के खिलाफ षड्यंत्र तो हो नहीं रहा। हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या आ जाएगी तो क्या बुराई है? इसलिए अब बातों से नहीं, कर्म से उत्तर दीजिए। बातों के उत्तर फसाव पैदा करते हैं, कर्म का उत्तर स्थायित्व देता है। धन्यवाद।